Hello students, welcome back to my YouTube channel Biology GK classes. Today we are discuss about cells. In this video, cell introduction, types of cells, cell organelles, plant cells and animal cell difference will be studied in detail. So this video is very important for read. So watch carefully this video from start to end. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा cells. So start now our topic cell. फर्स्टली इंट्रोड्यूस व्हाट इज द सेल्स। सेल इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स या मैनी सेल्स, यानी कि सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं और इसी कारण से हम ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट हम किसे कहते हैं, सेल्स को कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम घर बनाते हैं, सामान्यतः हम बात करते हैं रूम वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं, भवन बनाते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, ब्रिक्स को काम में लेते हैं, ईंटों को काम में लेते हैं और वो ईंट बहुत सारी मिलकर के एक रूम का निर्माण करती है। जब हम रूम की छोटी से छोटी यूनिट इसको तोड़ते जाते हैं और जब हमें छोटी से छोटी यूनिट प्राप्त होती है वो ब्रिक्स यानी कि एक ईंट प्राप्त होती है। उसी प्रकार से जब एक ऑर्गेनिजम्स को हम छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाते हैं तो अंत में हमें एक कोशिका प्राप्त होती है। तो यानी कि बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं, ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करती हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और इसी कारण से हम कह सकते हैं सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेल्स कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, यानी कि सेल्स को केवल माइक्रोस्कोप के अंडर यानी कि नीचे ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स, सामान्यतः जो सेल के टाइप होते हैं दो प्रकार की सेल्स होती है, टू टाइप्स होती है। फर्स्ट है एनिमल सेल्स जो कि एनिमल्स में पाई जाती है और दूसरी है प्लांट सेल्स जो कि प्लांट्स में पाई जाती है। दोनों की स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखी है, आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। सेल से संबंधित दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर और बनते हैं इनकी डिस्कवरी से संबंधित। तो फर्स्ट तो बनता है कि सर्वप्रथम यानी फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय सेल्स रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कोशिका की खोज वो किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय सेल्स रॉबर्ट हुक। और सेकंड हम बात करते हैं जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो है कि लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जब सेल्स की बात करें तो सेल की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। और लिविंग सेल्स की अगर बात करें तो इसकी डिस्कवरी वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। अगर डेथ यानी कि मरी हुई कोशिका या मृत कोशिका खोज से संबंधित आ जाए तो भी रॉबर्ट हुक होगा और सर्वप्रथम कोशिका खोज भी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही की गई थी। लेकिन जब लिविंग सेल की बात करें तो यहाँ पर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सर्वप्रथम हम प्लांट सेल्स के विषय में देखते हैं। व्हाट इज द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स है ये ओनली प्लांट पादपों में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है। और सबसे पहले प्लांट्स की जो ऑर्गेनल्स की बात करें तो उनमें सबसे बाहर की ओर जो प्लांट सेल्स होती है ये सराउंडिंग होती है, एक वॉल के द्वारा सराउंडिंग होती है और उसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये जो चारों ओर कोशिका के या सेल्स के चारों ओर जो वॉल पाई जाती है इस वॉल को ही हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, जो कि इसे एक रेगुलर शेप प्रदान करती है, रेगुलर शेप प्रोवाइड करती है सेल्स को। मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी कि सेल वॉल होती है ये सेलुलोज से बनी होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल वॉल है किसके द्वारा बनी होती है, सेलुलोज के द्वारा। विच फॉर्म्स वेरी थिन फाइबर्स, और किस फॉर्म्स में पाई जाती है, और यहाँ पर थिन यानी कि पतले फाइबर्स के रूप में, तंतुओं के रूप में उपस्थित होती है। सेल वॉल आर स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड, स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, रिजिड यानी कि दृढ़ होती है, और ये मर्त होती है, नॉन लिविंग होती है, ये आपको ध्यान में रखना है।
नॉन लिविंग होती है। जो सेल वॉल होती है स्ट्रॉन्ग होती है, रिजिड होती है और नॉन लिविंग होती है। इन प्लांट सेल ओनली, तो सेल वॉल केवल प्लांट कोशिकाओं में ही पाई जाती है। एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है, ओनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द एनक्लोज्ड सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो सेल वॉल के अंदर की ओर जितने भी सब्सटेंस या मटेरियल पाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और जो सेल वॉल होती है इस प्रोटोप्लाज्म को चारों ओर से घेरे रहती है या बंद करके रखती है या चारों ओर से कवर किए हुए रहती है। और कवर करके ये क्या करती है, इन सब्सटेंस को या इन पदार्थों को प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट प्रदान करती है सेल वॉल। तो सेल वॉल प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द एनक्लोज सब्सटेंस, जो इसके अंदर एनक्लोज्ड होता है यानी कि सेल वॉल के अंदर की ओर जितना भी मटेरियल पाया जाता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इस प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट और सपोर्ट प्रदान करने का कार्य सेल वॉल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है रेसिस्ट एंट्री ऑफ एक्सेस वाटर इनटू द सेल, यानी कि जब सेल्स के अंदर अत्यधिक या एक्सेस वाटर इसके अंदर प्रवेश कर जाए या प्रवेश करने लग जाए तो उस एक्सेस वाटर को प्रवेश करने से रोकने का कार्य है वो सेल वॉल के द्वारा किया जाता है। यानी कि इसके अंदर वाटर पाया जाता है और इसमें वाटर की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि इससे अधिक ये अंदर ले नहीं सकता। और इसको रोकने के लिए जो सेल वॉल होती है ये क्या करती है, जो एक्सेस वाटर होता है बाहर से जो कोशिका के अंदर प्रवेश करता है उसको रेसिस्ट यानी कि रोकने का कार्य करता है। गिव शेप टू द सेल, जो सेल वॉल होती है ये गिव शेप टू द सेल जो प्लांट सेल्स की हम बात करें तो इस प्लांट सेल्स को एक रेगुलर शेप प्रदान करने का कार्य वो भी सेल वॉल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है लार्ज एम्प्टी स्पेसेज प्रेजेंट बिटवीन सेलुलोज फाइबर्स, तो ये अभी हमने पहले बात की थी कि सेलुलोज है जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है और इस सेलुलोज के इसमें थिन फाइबर्स पाए जाते हैं। और इन फाइबर्स के मध्य क्या होता है, लार्ज एम्प्टी यानी कि खाली स्थान, लार्ज एम्प्टी स्पेसेज पाए जाते हैं, प्रेजेंस होते हैं जो कि सेलुलोज फाइबर्स के मध्य देखे जा सकते हैं। तो सेल वॉल है सेलुलोज फाइबर्स की बनी होती है जिनके मध्य लार्ज है वो खाली स्पेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रीली प्रीमेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेल वॉल होती है जितने भी मटेरियल होते हैं चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, मिनरल्स हो, वाटर हो, इन सभी के लिए क्या होती है, फ्रीली प्रीमेबल होती है, सभी के लिए पारगम्य होती है। यानी कि जितने भी पदार्थ हैं वो इस सेल वॉल से अंदर जा सकते हैं और सेल वॉल से बाहर आ सकते हैं, सेल के अंदर एंट्री कर सकते हैं, सेल के अंदर आउट यानी कि बाहर भी जा सकते हैं। तो फ्रीली प्रीमेबल होती है सेल वॉल। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती है। तो ये एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बोथ आर प्रेजेंट्स, दोनों में प्रेजेंट होती है। और जो आपकी सेल वॉल होती है उस सेल वॉल के नीचे की ओर जो आपको ये दिखाई दे रही है सेल वॉल के नीचे की ओर पाई जाती है, लाइज इमीडिएटली अगेंस्ट द सेल वॉल, तो सेल वॉल के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होती है और ये बाहर की ओर सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालती है। मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये किसके द्वारा बनी होती है, तो मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड की बनी हुई होती है, प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली प्रीमेबल, देखो सेल वॉल जो होती है वो तो क्या होती है, फ्रीली प्रीमेबल होती है, जितने भी ऑल सब्सटेंस आर उसके अंदर सभी जितने भी पदार्थ हैं वो आर पार जा सकते हैं। सिलेक्टिवली प्रीमेबल यानी कि इन सब्सटेंस में कुछ ऐसे सिलेक्टिव मटेरियल होता है, सिलेक्टिव सब्सटेंस होता है, उन सिलेक्टिव सब्सटेंस के लिए ही क्या होती है, पारगम्य होती है। यानी कुछ ऐसे चुने हुए पदार्थ होते हैं जो कि सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके आर पार जा सकती हैं, उसके द्वारा अंदर कोशिका के अंदर एंटर कर सकते हैं और कोशिका से बाहर जा सकते हैं।
तो ये भी इम्पोर्टेंट इसका फीचर है कि सिलेक्टिवली प्रीमेबल होती है। कुछ सिलेक्टिव जो सब्सटेंस होती हैं उनको ही अंदर जाने देती है और उनको ही बाहर आने देती है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन ए लिविंग लेयर। तो ये अभी हमने पीछे बात की थी कि जो सेल वॉल होती है वो तो नॉन लिविंग होती है, सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। देखो इसमें थोड़ा हम ब्रीफली स्टडी कर रहे हैं, जब डिटेल से हम बात करेंगे तो डिटेल से मैंने हिंदी मीडियम के तो बहुत सारे वीडियो डाले हैं, सेल वॉल से भी, कोशिका से संबंधित जितने भी जो टॉपिक आते हैं वो सभी टॉपिक मैंने डाल दिए हैं, तो उनमें इनके विषय में डिटेल से स्टडी का वीडियो में दिया गया, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। और इंग्लिश मीडियम में हम डिटेल में वीडियो नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो में डालेंगे। तो सेल वॉल क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। इसका रीजन भी क्या होता है कि इसमें लिग्निन का क्या होता है, निक्षेपण होता है, डिपोजिशन पाया जाता है, और इस कारण से ये नॉन लिविंग होती है। सेल मेम्ब्रेन ए लिविंग लेयर। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लिविंग होती है, क्योंकि ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन ये क्या करती है, जब सेल के अंदर कोई मटेरियल इनटू यानी कि अंदर प्रवेश करता है और सेल से कुछ मटेरियल जो बाहर निकलता है, इनकी मूवमेंट पर कंट्रोल करने का कार्य है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सबस्टेंस होती हैं, मटेरियल होता है जो कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और कोशिका से बाहर निकलता है, इन पर कंट्रोल करने का कार्य सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो देखो बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लायक या अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है, सेमी लिक्विड मटेरियल जो पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो जेली लाइक सब्सटेंस एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर की ओर जो जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक पदार्थ होते हैं, जिसमें निर्जीव और सजीव दोनों ही प्रकार के सब्सटेंस मटेरियल पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जेली लाइक सब्सटेंस एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। प्रोवाइड ए मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस, यानी कि इस स्थान पर जो साइटोप्लाज्म में होने सेल के अंदर जो होने वाले रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उनको होने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म। जितनी भी इसके अंदर रिएक्शंस होती हैं, जैसे लाइक रेस्पायरेशन है, डाइजेशन है, ये सभी जो क्रियाएं या एक्टिविटीज़ होती हैं, इन एक्टिविटीज़ के लिए मीडियम प्रोवाइड करने का कार्य साइटोप्लाज्म का होता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म कंटेन ऑर्गेनल्स एंड ग्रेन्यूल्स। तो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनल्स होते हैं, और इसके अलावा ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे आप पॉइंट्स के रूप में जो देख रहे हैं ये ग्रेन्यूल्स हो गए। तो ऑर्गेनल्स तो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइक क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये मेन ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो व्हाट इज द ऑर्गेनल्स, वेरी स्मॉल इन साइज। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है। हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन, तो ये इस विशेष प्रकार के यानी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। इन साइटोप्लाज्म कहाँ पाए जाते हैं, प्रेजेंस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। ऑर्गेनल्स में फर्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल्स, तो ओनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल्स में अब्सेंट होता है। कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप इनकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल।
टू ट्रैप लाइट एनर्जी टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो क्लोरोफिल होता है, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फूड का निर्माण करता है, भोजन बनाता है, फूड बनाता है। और ये जो क्रिया होती है ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस क्रिया या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। तो प्लांट्स में फूड का निर्माण है वो क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला ग्रीन पिगमेंट होता है उसके द्वारा किया जाता है। और ये क्या करता है, जो लाइट एनर्जी होती है उससे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन स्टार्च ग्रेन्यूल्स। क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत सारे होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो पीछे फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, एक्टिविटी होती है, उसके प्रोडक्ट के रूप में स्टार्च का निर्माण होता है। यानी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, एक्टिविटी होती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके इससे फूड का फॉर्मेशन यानी कि फूड का निर्माण करता है। और जो ये फूड बनता है ये किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्टार्च। और ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स है वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्लांट सेल्स का स्टोर्ड फूड क्या होता है, स्टार्च होता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो जो क्लोरोप्लास्ट है ये तो ओनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया बोथ सेल्स आर प्रेजेंट, यानी कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिनकी आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। रोड शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स। क्लोरोप्लास्ट आर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि जब प्लांट सेल्स या नॉर्मल कोशिका की हम बात करें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। लेकिन जब ओनली एनिमल सेल्स की हम बात करते हैं तो एनिमल सेल्स में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया होता है। रोड शेप्ड होता है, यानी कि ये सामान्यतः हम छड़ाकार कह सकते हैं, छड़ाकार होता है, रोड शेप्ड होता है। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, इस प्रकार से ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके आगे हम डिटेल से स्टडी करेंगे। प्रोवाइड साइट ऑफ रेस्पायरेशन, जो रेस्पायरेशन की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है सेल्स के अंदर, उसे साइट या स्थान प्रदान करने का कार्य वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यानी कि रेस्पायरेशन की क्रिया जो होती है सेल में वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही परफॉर्म होती है, संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव सेल्स लाइक स्पर्म्स लीवर सेल्स हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जितनी भी एक्टिव सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, एनर्जी का निर्माण करती है। जितनी भी अत्यधिक एक्टिव सेल्स होती हैं, जो मोर एक्टिव सेल्स होती हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी मोर होती है, अधिक होती है। जो अत्यधिक एक्टिव सेल्स होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक पाई जाती है, जैसे कि स्पर्म्स हो गया, लीवर सेल हो गया, ये एक्टिव सेल्स होती हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये क्या करता है, रेस्पायरेशन की क्रिया के फलस्वरूप एटीपी के रूप में एनर्जी का निर्माण करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो इस कारण से हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहा जाता है किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है नॉन लिविंग ग्रेन्यूल्स। तो ये तो हमने जो कुछ एग्जाम्पल देखे हैं जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी। अब बात करते हैं नॉन लिविंग ग्रेन्यूल्स क्या क्या इसमें पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमने पीछे बात कर लिए। ऑयल ड्रॉपलेट्स इसमें पाए जाते हैं। क्रिस्टल्स ऑफ इनसोल्यूबल वेस्ट, जो इनसोल्यूबल वेस्ट होते हैं वो क्रिस्टल्स के रूप में इसमें पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में।
नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की हम बात करें तो ये नॉर्मली हम बात करें तो प्लांट सेल्स में लार्ज यानी कि बड़ी होती है, लार्ज बहुत बड़ी होती है प्लांट सेल्स में, लेकिन जब एनिमल सेल की हम बात करते हैं तो उसमें स्मॉल हो सकती है या फिर एब्सेंट हो सकती है। तो वैक्यूल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट सेल्स में ये सेंटर में पाई जाती है, बहुत ही बड़ी। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स सराउंडिंग बाय टोनोप्लास्ट, यानी कि जो प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाने वाली जो वैक्यूल्स होती है इसके चारों ओर जो वॉल होती है, इस वॉल को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। यानी कि जो वैक्यूल्स होती है ये सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट, चारों ओर से टोनोप्लास्ट वॉल के द्वारा घिरी रहती है। कंटेन सेल शेप, और इस वैक्यूल्स में सेल शेप प्रेजेंट होता है, जो कोशिका रस होता है वो प्रेजेंट होता है। और इस सेल शेप में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, शुगर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। तो कंटेन सेल शेप ए सॉल्यूशन ऑफ केमिकल्स, इसमें बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक शुगर्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, वेस्ट, पिगमेंट्स, ये सभी इसमें पाए जाते हैं सेल शेप में, जो कि वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंट्रोल द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सेल में जो सामान्य या नॉर्मल एक्टिविटीज होती है उन सभी एक्टिविटीज पर कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। बाउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस होता है ये चारों ओर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, बाउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। इसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो कंटेन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज क्रोमोसोम्स। तो जो न्यूक्लियस होता है इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ईच सेल्स हैज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि प्रत्येक जो सेल्स होती है ईच सेल्स में क्या होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स्ड होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं ह्यूमंस की हम क्रोमोसोम्स की नंबर्स की बात करें तो 46 होती हैं। तो कोई भी ह्यूमन देख लो, चाहे वो इंडिया में देखो चाहे ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी देखो, ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। तो ई सेल हैज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स, और इन क्रोमोसोम्स पर क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स, जीन्स कंट्रोल सेल करेक्टरिस्टिक्स, जो सेल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सेल्स की जो करेक्टर्स होते हैं उनका कंट्रोल है वो जीन्स के द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि सेल करेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल बाय जीन्स, जीन्स के द्वारा किया जाता है, और ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स पर। नेक्स्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स के अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं। ओनियन एपिडर्मिल सेल्स, ओनियन एपिडर्मिल सेल्स जो बाहरी जो वॉल होती है उसकी हम बात करें, ओनियन एपिडर्मिल सेल्स। नेक्स्ट है गार्ड सेल्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य में जो छिद्र जो पोर होता है इसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और इस स्टोमेटा को चारों ओर से घेरे हुए जो सेल्स होती हैं ये गार्ड सेल्स कहलाती है। गार्ड सेल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है, जिसके फलस्वरूप फूड का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है रूट हेयर सेल्स, और ये रूट हेयर सेल्स आप इनकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये मिनरल्स एंड वाटर ऑब्जर्वेशन का कार्य परफॉर्म करती है, फंक्शंस करती है, और इसकी विशेषता की हम बात करें तो ये यूनिसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर होती है, सिर्फ एक सेल से बनी होती है। नेक्स्ट है एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में ज़्यादातर सिमिलरिटी पाई जाती है और कुछ डिफरेंस इसमें पाए जाते हैं जो कि हम आगे इसी वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे वैक्यूल्स है प्लांट सेल्स में लार्ज होती है, इसमें स्मॉल होती है, साइटोप्लाज्म वैसा ही होता है इसमें, और जो न्यूक्लियस होता है जो प्लांट सेल्स में तो क्या होता है साइड केंद्र में पाया जाता है, सेंट्रल में पाया जाता है, जो प्लांट सेल्स होता है उसमें तो साइड में पाया जाता है, सेल वॉल के पास, सेल मेम्ब्रेन के पास में पाया जाता है, लेकिन जो एनिमल सेल होती है इसमें मध्य में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं इसमें, और जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और इसमें राइबोसोम वगैरह, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होती है। नो सेल वॉल, यानी कि प्लांट्स जो एनिमल सेल होती है इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, एंड नो क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ये एब्सेंट होते हैं किसमें, एनिमल सेल में, जबकि ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। स्टोर्स ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स इन साइटोप्लाज्म। जैसे प्लांट सेल्स में क्या होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोर फूड स्टार्च होता है प्लांट सेल्स में, जबकि एनिमल सेल में स्टोर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स ये स्टोर होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में, एनिमल सेल्स की हम बात करें तो। नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल सेल्स। अलग अलग प्रकार की एनिमल सेल्स यहाँ पे दे रखी है। पहली वाइट ब्लड सेल्स, इनमें मैनी लोब्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल्स, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। चिक सेल्स हो गई। फिर स्पर्म सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पर्म सेल्स की हम बात करें तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये है कि ये स्मॉलेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बीइंग, स्मॉलेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बीइंग, सबसे छोटी कोशिका होती है मनुष्य में स्पर्म। नर्वस सेल्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे संबंधित भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि लार्जेस्ट सेल्स इन ह्यूमन में सबसे बड़ी सेल्स होती है नर्वस सेल्स। फिर मसल सेल्स हो गई, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्मूथ मसल सेल्स। अमीबा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, इसमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, जो सभी फंक्शंस होती हैं वो इस एक सेल्स के द्वारा किए जाते हैं। पैरामीशियम, जिसे हम स्लीपर एनिमल्स या स्लीपर जंतु भी कहते हैं। कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में। बोथ हैव ए सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड द साइटोप्लाज्म, यानी कि दोनों सेल्स में साइटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है। दोनों सेल्स में ही सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। बोथ हैव ए न्यूक्लियस, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बोथ कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं, लाइक राइबोसोम है, गोल्जी इकाई है, लाइसोसोम है, ये सभी प्रेजेंट होते हैं दोनों ही कोशिकाओं में। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, जो जितने भी एग्जाम हैं उनमें। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। तो एनिमल सेल होती है ये प्लांट सेल्स के रिलेटिवली, यानी कि तुलना में छोटी होती है, स्मॉल होती है। प्लांट सेल से ये रिलेटिवली लार्जर इन साइज, तो ये एनिमल सेल से क्या होती है, बड़ी होती है, लार्जर होती है। इरेगुलर शेप, एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, और इसी कारण से जो शेप होती है एनिमल सेल की वो इरेगुलर होती है, जबकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इस कारण इसकी शेप रेगुलर होती है। नो सेल वॉल एब्सेंट होती है इसमें, और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है डिफरेंस प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स में। वैक्यूल्स स्मॉल और एब्सेंट, एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स जो होती है या तो स्मॉल होती है या फिर इसमें एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट सेल्स की हम बात करें तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, सेंटर में बड़ी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स में। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एज ए फूड स्टोर, एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये फूड स्टोर्ड फूड के रूप में पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल्स में स्टार्च ग्रेन्यूल्स एज ए फूड, और इसमें स्टार्च ग्रेन्यूल्स है वो स्टोर्ड फूड के रूप में होता है। न्यूक्लियस एट द सेंटर, तो एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस नियर सेल वॉल, तो इस सेल वॉल के पास में होता है। जैसे यहाँ पर ये बड़ी इसमें वैक्यूल्स होगी और इस प्रकार से इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है द सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो हमने पीछे ये पढ़ा है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स के द्वारा बने होते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लाइफ जो होती है इसकी बेसिक यूनिट हम सेल्स को कह सकते हैं, कि लाइफ की बेसिक यूनिट किसे कहा जाता है, सेल्स को कहा जाता है।
सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो हम किसे कहते हैं, सेल को कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग, वो से बहुत सारी सेल्स के द्वारा ही बने होती हैं और इसी कारण इसे स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। इस कारण द सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि सेल्स इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये केवल एक ही कोशिका, एक ही सेल से बने होते हैं। द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होती हैं ये विशेष प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, यानी कि अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं स्पेशलाइज्ड होकर के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, अलग अलग कार्यों को करती हैं। जैसे कि जो मसल सेल्स होती हैं, जो पेशीय सेल्स होती हैं, ये सभी मिलकर के मस्कुलर टिश्यू का निर्माण करती है और मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, हमारी मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं मीजोफिल सेल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। मीजोफिल सेल्स होती हैं ये फोटोसिंथेसिस का वर्क या फोटोसिंथेसिस फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। रूट हेयर सेल्स फॉर वाटर ऑब्जर्वेशन। रूट हेयर सेल्स होती हैं ये वाटर का ऑब्जर्वेशन या मिनरल ऑब्जर्वेशन का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सर्वप्रथम हम बात करें तो जो ऑर्गेनिजम्स है उसकी बेसिक यूनिट हम बात करें तो सेल्स होती है, और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, ऑर्गन कहलाता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। और ऑर्गन सिस्टम का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज नोन एज ऑर्गेनिज्म। यानी कि बहुत सारी सेल्स का समूह है या सेल्स का ग्रुप मिलकर के टिश्यू का निर्माण करता है, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम फिर अंततः ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करता है। और इसी प्रकार से ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट है वो क्या हो जाती है, सेल्स हो जाती है। तो सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड वर्क एज ए होल टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। यानी कि सेल्स जो होती हैं ये ग्रुप में उपस्थित होकर के विशेष प्रकार के कार्यों को परफॉर्म करती है, विशेष प्रकार के कार्यों को करती है। नेक्स्ट है टिश्यू। टिश्यू ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शंस। यानी कि सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो कि पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करता हो क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज टिश्यू। सिमिलर कोशिकाओं का समूह है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शंस को संपन्न करता हो, टिश्यू कहलाता है। जैसे एनिमल्स की हम बात करें तो एनिमल्स में एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू ये एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यू है, मेसोफिल टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू ये चारों ओर से कवर करके एनिमल्स को सुरक्षा प्रोटेक्शन प्रदान करता। मस्कुलर टिश्यू होता है ये मूवमेंट में हेल्प करता है, और वेस्कुलर टिश्यू जो प्लांट्स में जो फूड एंड जो वाटर होता है इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। मेसोफिल है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गन। टिश्यू मिलकर के क्या करते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। तो डिफरेंट टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। यानी कि अलग अलग प्रकार के या डिफरेंस प्रकार के जो टिश्यू होते हैं ये मिलकर के एक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। तो दिस इज नोन एज ऑर्गन। ऑर्गन्स में एग्जांपल देखें तो हार्ट कंसिस्ट ऑफ मसल्स, नर्वस टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स। मसल्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, नर्वस होते हैं और नर्वस टिश्यू होता है, और ब्लड वेसल्स होता है, ये सभी हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। और हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन इसका मुख्य कार्य होता है। लिफ कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मेसोफिल एंड वेस्कुलर टिश्यू से मिलकर बना। जो लिफ की बात करें तो लिफ में एपिडर्मिस होती है जो चारों ओर से इसके प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, सुरक्षा का प्रोटेक्शन का कार्य करती है। मेसोफिल इसमें प्रेजेंट होती है जो फोटोसिंथेसिस का वर्क करती है, और वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जो इसमें फूड बनता है, जो स्टार्च के रूप में फूड बनता है, उस फूड को प्लांट्स के अन्य पार्ट्स में पहुंचाने का कार्य है वो वेस्कुलर टिश्यू के द्वारा किया जाता है।
और ये अलग अलग टिश्यू की स्ट्रक्चर दे रखी है। द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो लॉन्ग सेल्स आपको देख रहे हैं ये हो जाएगा पेलिसेड मेसोफिल सेल, और नीचे ये इरेगुलर शेप में जो सेल है ये स्पंजी मेसोफिल सेल हो गई। ऊपर वाली सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की संख्या वो अधिक होती है, और नीचे जो स्पंजी मेसोफिल है इनके बीच में एयर स्पेस पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोर उपस्थित होता है इसे हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके द्वारा गैसीय ट्रांसपोर्टेशन होता है, गैसों का विनिमय होता है। और ये आप इस हार्ट की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। यहाँ पर आपको ये वाला देखते हैं जिसे हम एओर्टा कहते हैं। ये तो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ़र करता है और पूरी बॉडी से ब्लड को लेकर आने का कार्य करता है, सुपर वेना कोवा के द्वारा होता है। कोरोनरी आर्टरीज होती है, ये क्या करती है, हार्ट की जो न्यूरॉन्स होती है या हार्ट की जो पेशियाँ होती हैं उनको ब्लड ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है ऑर्गन्स के बाद में आता है सिस्टम। सर्वल organs and tissue work together to carry out a particular set of functions in a coordinated way। यानी कि जो ऑर्गन्स हैं और टिश्यू हैं ये एक साथ मिलकर के किसी पर्टिकुलर कार्य को करते हैं और उस पर्टिकुलर कार्य को करते हैं और उस कार्य को करने के लिए एक सेट, यानी कि सामान्य हम कह सकते हैं कि ऑर्गन्स और टिश्यू ये साथ में मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और वो सिस्टम एक पर्टिकुलर कार्य को संपन्न करता है। जैसे ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट्स में रूट सिस्टम हो गया, शूट सिस्टम हो गया, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं सिस्टम्स के, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, ये सभी प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में। तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया इसलिए हम इनके बारे में डिटेल से जब नेक्स्ट वीडियो इन टॉपिक की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हमने पहले भी बात कर ली है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले जो बेसिक यूनिट होती है ऑर्गेनिजम्स की वो सेल्स होती है, जैसे कि मसल सेल्स, नर्वस सेल्स। बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती है, और जैसे मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हो गया। टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, हार्ट, लंग्स, स्टोमक, ये क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और सिस्टम्स मिलकर के ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गया, मैन हो गया। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम का मेरा पहला वीडियो था। यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।